हेलो दोस्तों, एक्वाटिक इकोसिस्टम को देख रहे थे हम। आज पढ़ेंगे कि हम ईस्चुरी इकोसिस्टम। थोड़ा हमने पहले चैप्टर में भी देखा था, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। ईस्चुरीज आर वाटर बॉडीज वेयर फ्रेश वाटर ऑफ सरफेस रन ऑफ मिक्सेस विद साल्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड बाय टाइड फ्रॉम द ओशियन। सिंपल शब्दों में, जमीन से आता हुआ नदियों का पानी और समुद्र का पानी जो टाइड के द्वारा कोस्टल एरिया में मिक्स हो जाता है, तो क्या बनती है? ईस्चुरीज। ठीक है जी, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो मैंने अंडरलाइन किया है उसको आपने बार बार पढ़ना है। देयर इज वेरी लिटिल वेव एक्शन इन द ईस्चुरीज। वेव एक्शन बहुत कम होता है। सो इट प्रोवाइड्स ए काम रिफ्यूज एंड शेल्टर फॉर सम एनिमल्स। तो विभिन्न प्रकार के कुछ एनिमल्स जो ना तो इधर जमीन की तरफ ना समुद्र में अधिक होते हैं, तो इस एरिया में पाए जाते हैं ज्यादा। क्यों? क्योंकि वेव एक्शन बहुत कम होता है, तो उनको काम रिफ्यूज मिल जाता है। इट इज ए वेरी प्रोडक्टिव रीजन। बहुत प्रोडक्टिव रीजन है। क्यों? बिकॉज इट रिसीव्स द हाई अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कहां से? फ्रॉम बोथ फ्रेश एंड मरीन वाटर। फ्रेश वाटर से भी और समुद्री पानी से भी न्यूट्रिएंट्स यहां आ जाते हैं, इसलिए ये क्या है? वेरी प्रोडक्टिव रीजन। ईस्चुरीज आर द मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज। कोस्टल एरियाज है, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये है मोस्ट हैवीली पॉपुलेटेड एरियाज। अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव along the estuaries and the coast। ये भी बात है। Estuaries are typically classified on the basis of by their geomorphological features। कैसे है? geomorphological मीन जैसे उनका आकार वगैरह कैसा है, शेप कैसे है धरती के ऊपर, और by water circulation pattern। ठीक है जी। Thus they are known by different names। इनके कई प्रकार के नाम हैं, जैसे लगून्स, बेज, हार्बर्स, इनलेट्स वगैरह। तो ये सारे क्या है? ईस्चुरीज की ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी। दे आल्सो एक्ट एज ए फिल्टर फॉर सम डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज वेल एज ऑफ सम पोल्यूटेंट्स ऑफ द रिवर वाटर। तो बेसिकली ये फिल्टर का काम करते हैं। जो डिसॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके लिए भी, और किसी किसी सम पोल्यूटेंट के लिए भी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रैपिंग ऑफ सस्पेंडेड मड एंड सैंड। इसको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है जी। ए हेल्दी ईस्चुरी सपोर्ट्स ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीव जंतुओं को सपोर्ट करती है। इट फॉर्म्स ए बफर बिटवीन कोस्टल एरियाज एंड द मरीन एनवायरनमेंट। दोनों में क्या है? बफर के रूप में काम करती है। सलाइनिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग। कितना उसमें सलाइन साल्ट वगैरह घुले हैं और कितना वहां पर बाढ़ आ जाती है, आर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन ईस्चुरी। तो उसमें कितने प्रकार के ऑर्गेनिज्म है, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसकी सलाइनिटी और अमाउंट ऑफ फ्लडिंग पर डिपेंड करते हैं। ठीक है जी। तो इनकी एक अगर प्रकार पढ़ेंगे, मैंग्रोव्स। मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंग्रोव्स आर ए टाइप ऑफ लिटरल प्लांट्स। लिटरल मतलब नियर द कोस्ट, ऐसे प्लांट जो कोस्ट के पास होते हैं। ठीक, उसे कहते हैं लिटरल। That develop in the tropical and subtropical sheltered coastlines। तो जो हमारे कोस्ट हैं वहां पैदा पाए जाते हैं कौन कौन से एरिया? जनरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, मतलब भूमध्य रेखा के इक्वेटर के आसपास वाले एरिया पे ज्यादा होते हैं। मैंग्रोव्स आर बशस, झाड़ियां, एंड ट्रीज दैट ग्रो बिलो द हाई वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइड्स, मतलब हाई टाइड। तो हाई टाइड के नीचे नीचे ये देखो, ये मान लो समुद्र है, तो पानी जहां तक गया
अधिक से अधिक, तो हाई टाइड के नीचे नीचे ये पाए जाते हैं। दे एग्जिबिट वेरी गुड कैपेसिटी फॉर साल्ट वाटर टॉलरेंस, तो साल्ट वाटर को भी ये टॉलरेट कर लेते हैं, इनके अंदर ऐसी एडेप्टेशन है, ऐसे इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया है, अडेप्ट कर लिया है, अनुकूल बना लिया है। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनकी। दे आर एवरग्रीन प्लांट्स, ये याद रखना आपने, एवरग्रीन है ये, ठीक, एवरग्रीन, डेसिडुअस नहीं है, एवरग्रीन है। दे फ्लरिश वेल एट लोकेशंस वेयर अबंडेंट सिल्ट इज ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स, तो जहां पर जमीन से बहती हुई नदियां सिल्ट लेकर आती हैं। सिल्ट क्या होता है, सैंड पार्टिकल से थोड़े छोटे वाले कण मिट्टी के। एक होती क्ले, बहुत ही बारीक कण, उससे मोटी होती है सिल्ट, उससे मोटा होता है सैंड। दे रिक्वायर हाई सोलर रेडिएशन, इनको हाई सोलर रेडिएशन चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दे हैव गुड एबिलिटी टू अब्सॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम सलाइन ब्रैकिश वाटर, तो जिस पानी में अधिक साल्ट घुले होते हैं उसे कहते हैं सलाइन, जिसमें थोड़े कम होते हैं उसे कहते हैं ब्रैकिश। तो कहने का मतलब जिस पानी में साल्ट घुले होते हैं उसमें से भी ये पानी को अब्सॉर्ब करने की क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं। दे हैव स्पेशल टाइप्स ऑफ रूट्स कॉल्ड निमेटोफोर्स और ब्लाइंड रूट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इनके जो होती है ना जड़ें, उसे कहते हैं निमेटोफोर्स या ब्लाइंड रूट्स। टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ रेस्पिरेशन इन अनारोबिक सॉइल कंडीशन, तो नीचे जो सॉइल है उसमें क्या है, ऑक्सीजन नहीं होती, कम होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इन्होंने अब रेस्पिरेशन करना है तो क्या है, नीचे से इनकी जड़ें ऐसे पानी के ऊपर आ जाती हैं। तो ये सब क्या है, मैंग्रोव्स की जड़ें हैं जो कि पानी के ऊपर आ जाती हैं, इसे कहते हैं ब्लाइंड रूट्स या निमेटोफोर्स। तो निमेटोफोर्स भी इनकी क्या है, प्रॉपर्टी। इस फोटो को ध्यान से देख लो, पानी से ऊपर आ गई हैं ये सब क्या है, जड़ें हैं, ठीक है जी। देयर इज डिफिकल्टी फॉर सीड्स टू जर्मिनेट इन सलाइन वाटर, तो खारे पानी में, जिस पानी में साल्ट हो वहां पर सीड अंकुरित नहीं हो पाते, जर्मिनेट नहीं हो पाते, तो इन्होंने उसका भी जवाब ढूंढ रखा है, कैसे। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज एन अडेप्टिव मैकेनिज्म मैंग्रोव्स एक्जिबिट विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इनका रिप्रोडक्शन का मोड कौन सा होता है, विविपेरिटी मोड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये विविपेरिटी क्या होता है, इसमें द सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, वो ट्री में ही जर्मिनेट हो जाते हैं, नीचे गिरकर बाद में अंकुरित नहीं होते, ट्री के ऊपर ही अंकुरित हो जाते हैं। ये भी कुदरत का खेल है कि इन्होंने अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लिया। द सीड्स जर्मिनेट इन द ट्री इटसेल्फ, दैट इज बिफोर फॉलिंग टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर गिरने से पहले ही जर्मिनेट हो जाते हैं सीड्स। टू अडेप्ट इन साल्ट वाटर, साल्ट वाटर में अडेप्टेशन के लिए ये क्या करते हैं, सम मैंग्रोव्स सीक्रेट एक्सेस साल्ट थ्रू देयर लीव्स, अपने पत्तों से जो एक्स्ट्रा है, जो अधिक साल्ट है वो बाहर निकाल देते हैं। दैट इज वाई बाय लुकिंग क्लोजली वी कैन सी क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट ऑन द बैक ऑफ द लीव्स, तो पत्ते के पिछले भाग में, बैक में क्या है, हम साल्ट के क्रिस्टल देख सकते हैं। सम मैंग्रोव्स ब्लॉक अब्सॉर्प्शन ऑफ साल्ट एट देयर रूट्स, और कुछ क्या करते हैं, अपनी जड़ों में ही ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि वो साल्ट को अब्सॉर्ब ही नहीं करते, तो कुछ करने के बाद पत्तों से बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या है, इनके सारे अडेप्टेशन के मैकेनिज्म है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंग्रोव्स हैव एडवेंटिशियस रूट्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स, इनके स्टिल्ट रूट्स होते हैं जो कि तने से ही निकले होते हैं, ऐसी जड़ें होती हैं। These roots emerge from the main trunk of a tree above ground level, ये देखो पहले फोटो देख लो, ये है इनका मेन ट्रंक, तना, मेन तना, तो इसी में से जड़ें निकली हैं, ठीक, ऐसे पूरा, इसे कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। तो इसका क्या फायदा, क्योंकि पानी है, दलदल वाला एरिया है, तो पौधा गिर सकता है, पेड़ गिर सकता है, तो ऐसे स्टिल्ट रूट क्या करते हैं,
इसको सहारा देके रखते हैं, ये आपने समझ लेना। और यदि ये देखो इंडिया में मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में रत्नागिरी, गोवा, कावेरी डेल्टा रीजन, कृष्णा गोदावरी मैंग्रोव्स, महानदी मैंग्रोव्स, और सबसे ज्यादा सुंदरबन मैंग्रोव्स अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में भी पाए जाते हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है, ऐसे पूछा गया था इनमें से किस किस एरिया में मैंग्रोव्स है, तो ऑलमोस्ट जितने दिए हुए थे कोस्टल एरिया सभी में मैंग्रोव्स पाए जाते थे। ठीक है जी। देयर आर अनॉक्सिक सेडिमेंट्स दैट आर डिपॉजिटेड अंडर मैंग्रोव्स, तो मैंग्रोव्स के अंदर ऐसे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, these sediments act as sinks for a variety of heavy trace metals, तो कई प्रकार की हमारे हैवी मेटल्स होते हैं तो जो कि हानिकारक है, पोल्यूटेंट है, तो ये उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं, उनके लिए सिंक का काम करते हैं, तो पानी को एक हिसाब से साफ करते हैं। ठीक है जी। These days मैंग्रोव्स आर फेसिंग फॉलोइंग थ्रेट्स, तो इनको थ्रेट्स है, इंसान पंगे ले रहा है तो अब इनको थ्रेट्स फेस हो रहे हैं। वो कैसे हैं देखो, दीज थ्रेट्स आर कॉमन फॉर वेटलैंड्स, ईस्चुरीज और अदर कोस्टल इकोसिस्टम्स, तो ये जितने कोस्टल इकोसिस्टम्स हैं उनके लिए ये बराबर से थ्रेट्स हैं, तो आपने इसको रट्टा लगा लेना है, काम आएंगे मेंस में लिखने के। देयर इज कन्वर्जन ऑफ एरिया फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, एग्रीकल्चर के लिए हम जो कोस्टल एरिया है उसको एग्रीकल्चर के लिए कन्वर्ट किए जा रहे हैं, मैंग्रोव को काटकर फ्यूल के रूप में यूज कर रहे हैं, फॉडर के रूप में यूज कर रहे हैं, उस एरिया में माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, एक्वाकल्चर श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या साल्ट निकालने के लिए, तो ये सब वहां पर एक्टिविटीज हो रही हैं। ऑयल स्पिल हो जाता है टैंकरों में से, केमिकल पेस्टिसाइड जो खेतों में यूज करते हैं, हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं, तो वो सब रनअप कहाँ होकर पानी के थ्रू बहकर इसी एरिया में आता है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, थ्रेट्स हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे मैंग्रोव्स को। आगे बात करते हैं जी कोरल रीफ्स की। कोरल क्या है, कोरल कोरल होता है जी आपका एनिमल होता है, इज ए लिविंग एनिमल and it has a symbiotic relationship with Eugenthella, a microscopic algae which live on coral. कोरल तो एक अपने आप में एनिमल है, तो वो यूजेंथेला के साथ रहता है या यूजेंथेला कोरल के साथ रहता है, जो कि क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है। एल्गी मतलब छोटे प्लांट हो गए, माइक्रोस्कोपिक बहुत ही सूक्ष्म। तो ये है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ईच पार्टिसिपेंट गिव्स समथिंग टू द अदर एंड गेट्स समथिंग बैक इन रिटर्न, दोनों को फायदा होता है, एक दूसरे को कुछ देता है, दूसरा पहले वाले को कुछ देता है, तो आपस में क्या है, दोनों को फायदा हो गया रिलेशनशिप में। बेनिफिट फॉर एल्गी, एल्गी के लिए देख लो क्या मिलेगा, इंस्टेड ऑफ लिविंग ऑन द सी फ्लोर, अदरवाइज एल्गी नीचे रहती समुद्री तल पर, वहीं पर तो जगह उसे मिलेगी रहने के लिए। ठीक है जी। अब क्या है, द एल्गी लिव्स ऑन द कोरल, वो कोरल के ऊपर रहने लग गई, तो कोरल कहाँ है, सरफेस पर, विच इज क्लोजर टू द ओशन सरफेस एंड सो दैट द एल्गी गेट्स एडुक्वेट लाइट, तो अब एल्गी को एडुक्वेट सही क्वांटिटी में रोशनी मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि सरफेस पर कोरल है, कोरल के ऊपर एल्गी ने अपना बसेरा बना लिया। बेनिफिट्स फॉर कोरल्स, कोरल्स के लिए क्या फायदे हैं ये देख लेते हैं। थ्रू फोटोसिंथेसिस, अब एल्गी ने फोटोसिंथेसिस की तो फूड जनरेट किया, तो वो फूड यूजेंथेले उसको भी दिया, अपने कोरल को दिया। यूजेंथेले प्रोड्यूसेस फूड फॉर द कोरल्स, तो उसने कोरल को फूड दिया। ठीक है जी। ये देखो कितनी सुंदर फोटो है, ये सब कोरल्स हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर्स के, देखो ये सब कोरल्स हैं। द कोरल्स आर व्हाइट इन कलर, देखा जाए तो कोरल का अपना कलर कौन सा होता है, व्हाइट, कैल्शियम कार्बोनेट तो है,
अच्छा जी, क्या है? व्हाइट। द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ कोरल्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूजेंथेले लिविंग विद इन देयर टिश्यूज। तो कोरल के टिश्यू में यूजेंथेले रहने लग गया, तो यूजेंथेले मतलब माइक्रोस्कोपिक एल्गी के कारण कोरल का कलर होता है। वैसे अपना कलर इसका क्या है? व्हाइट। द होस्ट कोरल पॉलिप प्रोवाइड्स इट्स यूजेंथेले ए प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट फॉर लिविंग। और बदले में कोरल पॉलिप, इसे कोरल पॉलिप भी कह देते हैं पूरे जानवर को, उसको जगह देता है रहने के लिए। ठीक है जी। और जितने ये कलर है ना, ये यूजेंथेले के कारण है। It also helps to provide a steady supply of carbon dioxide for its photosynthetic processes। तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई में भी हेल्प करता है कोरल। ओवरऑल फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में हेल्प करता है। हार्ड कोरल्स एंड सॉफ्ट कोरल्स आर द टू टाइप्स ऑफ कोरल्स। दो हो गए इसके टाइप, हार्ड और सॉफ्ट। ओनली द हार्ड कोरल्स बिल्ड रीफ्स। तो पूछा जाएगा रीफ्स कौन बनाता है? रीफ का मतलब है कि एक स्केलेटन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे ना फिर वो बनता रहता है तो एक आकार बड़ा होता रहता है। तो सिर्फ हार्ड कोरल्स ही रीफ बनाते हैं। ठीक है जी। टाइनी एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स बिल्ड द कोरल रीफ्स। तो बेसिकली ये छोटे से एनिमल्स हैं, ये पॉलिप, यही कोरल रीफ बनाते हैं। ठीक, कैसे? देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पॉलिप्स, जब एनिमल मर गया तो क्या होता है? देयर लाइमस्टोन स्केलेटन्स आर लेफ्ट बिहाइंड। लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो उनका स्केलेटन है, एक हिसाब से हड्डियां कह लो, जो उनकी ना बाहरी परत होती है, तो बीच में जीव रहता है। जीव मर गया तो अब क्या है कि वो पूरा शंख टाइप या कुछ ऐसे स्केलेटन लाइमस्टोन का रह जाता है। तो इसमें क्या होता है फिर? दिस लाइमस्टोन इज कॉलोनाइज्ड बाय न्यू पॉलिप। तो वहां पर दूसरा एक जानवर पॉलिप आकर रहने लग जाता है। फिर वो धीरे धीरे अपने लाइमस्टोन बनाता है। Therefore, layers of coral reef is built up। तो एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बनती रहती है। फिर वो मर गया, तीसरा पॉलिप आ गया, तो ऐसे आता रहता है और लेयर के ऊपर लेयर बनती रहती है। There can be wide range of shapes of these coral reefs। तो इस प्रकार कई प्रकार की शेप बन जाती हैं इस कोरल रीफ की। ठीक है। कोरल्स अकर इन शैलो ट्रॉपिकल वाटर्स। तो कहाँ पाए जाते हैं? गहरे पानी में नहीं, शैलो पानी में। वो भी कौन सा एरिया? ट्रॉपिकल। वेयर द सी वाटर इज क्लीन, क्लियर एंड वार्म। थोड़ा गर्म भी होता है, क्लीन और क्लियर भी होता है। तो ये भी याद रखना आपने, जनरली पानी थोड़ा वार्म होना चाहिए, साफ होना चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ कोरल रीफ्स आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाटर्स। अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास वाले एरिया में। We can also find deep water corals in colder regions। तो ठंडे इलाकों में और डीप पानी में भी कोरल पाए जाते हैं, पाए जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ऊपर सरफेस पर और ट्रॉपिकल एरिया में है, नहीं, कोल्डर रीजन पर भी और डीप वाटर में भी कोरल्स पाए देखे जा सकते हैं। ठीक है जी। कोरल रीफ्स हैव हाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इनकी डाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है। एंड आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स कोस्टल इकोसिस्टम। बहुत प्रोडक्टिव होता है, अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्सिटी इतनी है कि एक कड़ी दूसरे से, दूसरी तीसरे से ऐसे जुड़ी हुई है। इन दीज इकोसिस्टम्स मैनी वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स एंड प्लांट्स लिव इन क्लोज एसोसिएशन टू द कोरल्स। ठीक है। तो कोरल के साथ साथ रहने के लिए कई प्रकार के रीढ़धारी वर्टिब्रेट्स, अरीढ़धारी इनवर्टिब्रेट्स और प्लांट की वैरायटियां भी आकर रहने लग जाती हैं। तो कितने प्रकार के देखो जीव जंतु आ गए अब, तो उनका आपस में लेन देन भी कई प्रकार से होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ टाइट रिसोर्स कपलिंग। ठीक, जैसे एक जो है वो दूसरे के लिए फूड का काम करेगा, दूसरा तीसरे के लिए फूड का काम करेगा, तो ऐसे इनकी आपस में कपलिंग होती है। एंड रिसाइकलिंग। ठीक है ना, जब एक की डेथ हुई तो वहीं पर दूसरा पॉलिप आ गया, है ना, तो उसने स्केलेटन बनाया बड़ा। तो जहाँ एक की डेथ हुई, जो न्यूट्रिएंट्स आए वो दूसरे के लिए फायदेमंद हुए। तो इससे क्या हुआ
द कोरल रीफ्स हैव एक्सट्रीमली हाई प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंड बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा होती है। दिस प्रोडक्टिविटी एंड डाइवर्सिटी इज सो हाई दैट दे आर रेफर टू एज, क्या कहा जाता है इनको, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियंस। देखो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं आपके अमेजन वाले, जो कि ब्राजील में है पाए जाते हैं, तो वो अपने आप में कितनी उनकी डाइवर्सिटी है, प्रोडक्टिविटी है, कितने घने जंगल होते हैं। तो उसी प्रकार इस प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी को देखते हुए ओशियन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, कोरल्स को। ठीक है जी, कोरल रीफ्स को। आगे इनकी क्लासिफिकेशन है जी, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।